एक और क्वेश्चन में होमोजीनियस इक्वेशन का एक क्वेश्चन और, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड टाइप पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल वाला, दूसरा पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन वाला। और चूंकि होमोजीनियस वाला भी बाद में जाकर वेरिएबल सेपरेबल में ही बदलता है, एक क्वेश्चन ये और बता करके मैं तीसरे टाइप पर और आखिरी टाइप पर चलते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें भी तो चूंकि एक्स वाई है, इन्हें तो दोनों तरफ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस, हम किसी भी सूरत में इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना? ऐसे में अब इसको हमें वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है किसी से, जिससे y अपॉन एक्स फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पता लगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है पहले। अगर हम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन 2। चूंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कट जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? उधर भी आप देखो तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन y अपॉन एक्स फॉर्म में आया कि नहीं? इट मींस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखोगे? इट्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान में आ गया? इसके बाद क्या करना था, किसी को ध्यान है क्या? लेट क्या लेट करना है? y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स को b, अर्थात y इक्वल टू बी एक्स, और इसका मतलब हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये मालूम है ना? इसको पुट कर दें। इसको जैसे ही पुट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स की जगह आ जाएगा x dv अपॉन डी एक्स। अच्छा, यहाँ पुट करना है ना, 1 प्लस अपॉन 2b। यहाँ पर एक b और आएगा ना, चूंकि b प्लस होना है ना बेटा। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू b प्लस एक्स dv बाई डी एक्स है। यहाँ एक b प्लस और था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि b उधर चला जाएगा, वो हो जाएगा फिर माइनस बी। 2b एलसीएम आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का मतलब 1 माइनस बी होल। ये होगा या नहीं? सोच लो, यही बचेगा। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेबल, ये सारा b है, ये इधर आ जाएगा, तो 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर dv, यही होगा। इक्वल टू x उधर से नीचे उतरेगा, 1 अपॉन एक्स। यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो बोलो, कुछ भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई। यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर है? किसी तरह से कोई डाउट नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं है ना? अब यहां से मैं यहां करता हूं। सबसे मेन चीज आपको ध्यान दिलाई थी कि 1 माइनस बी स्क्वायर रूट में होता तब तो एक अलग बात होती, रूट में तो नहीं है ना। प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए, हालांकि इसको हम एज इट इज ही लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पढ़ा है ना आपने। उससे भी पहले आप अगर ध्यान करो तो इसको टी लें, 1 माइनस बी स्क्वायर को, तो माइनस 2b dv dt हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी अगर हम यहाँ पर लेट कर लें 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस 2b dv इक्वल टू, तो 2b dv हो जाएगा माइनस dt। क्लियर है यहाँ तक? लिख दूं ऐसे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो बाहर निकाल दें 1 माइनस बी स्क्वायर, चूंकि हमने टी लिया था तो 1 अपॉन टी होगा, 1 अपॉन टी, इधर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स
इंटीग्रेटेड बोथ साइड, पता है ना आपको। इसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? अब यहां से जो इस क्वेश्चन को चुनने के दो कारण थे। पहला कि चूंकि इसमें ऊपर स्क्वायर में आता है, नीचे नॉर्मल आता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये होमोजीनियस होगा क्या, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर हो रहा है, नीचे होल स्क्वायर नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरा, अब आप अगर देखें 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t, और 1/x का जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड log आ रहा हो इंटीग्रेशन, तो एक बात का खास ध्यान रखना कि आपको c नहीं लिख करके log c लिखना है, या log c1 मान लो। मेरी बात समझ में आई क्या? कांस्टेंट जो लिखेंगे, चूंकि यहां दोनों ही log आ रहे हैं ना, तो आपको क्या लिखना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, चाहो तो केवल c भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना क्या चाहिए, क्योंकि उसमें सारे ही log में है और कांस्टेंट में फर्क पड़ना नहीं है, तो कांस्टेंट क्या लिखना चाहिए? log c। यहां तक सबको क्लियर है? तो अगर हम इस तरह से करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस log इंटीग्रेशन में t log x प्लस log c। ध्यान में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बोलो। अब जरा ध्यान और कर लो। मैं एक काम करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं पहले, या आप ऐसे समझो माइनस कॉमन लेकर के निकालें, यहां c1 कर देता हूं जिससे आपको बाद में आसानी रहेगी। एक काम कर लो पहले, चलो छोड़ो, log t की जगह तो v/x लिख दें, log x प्लस log c1, log a प्लस log b यानी मल्टीप्लाई log a इंटू b, यानी ये हो जाएगा log cx। हुआ कि नहीं log cx? अच्छा हाँ, log t की जगह 1 माइनस, और उसके बाद ये log cx हो जाएगा, है ना। अब log दोनों तरफ से कैंसिल नहीं होते, कंपैरिजन होता है। ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम में ध्यान रखना, अधिकांश बच्चों को मैं क्या देखता हूं कि वो पेन से काट देते हैं। कटता कभी भी नहीं, ना ट्रिग्नोमेट्री कटते ना लॉगरिथम कटेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, वो उसकी वैल्यू है उसके साथ की, तो इसलिए log कटता नहीं है। लेकिन कंपेयर करने पर -1 माइनस बी स्क्वायर, है ना? नहीं, गलत है। गलत क्या हुआ, कोई बता सकता है? क्या गलती हुई? क्या गलती हुई इसमें? क्या गलती हुई? इसीलिए मैं चाह रहा था कि इसको एक साइड सी एक्स और इसको ले लें, कांस्टेंट को बढ़ा, क्योंकि यहां अगर माइनस है तो log कंपेयर नहीं कर सकते। log से पहले माइनस है ना, तो माइनस हमें ऊपर लिखना जरूरी है, 1 माइनस बी स्क्वायर की पावर -1। तब ये हट जाता है आगे से माइनस, अब केवल log बचेगा, तब log कंपेयर होते हैं। यानी एक प्रकार से कंपेयर होते समय 1/1 माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ध्यान में आ गया क्या सबको? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? 1/1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में cx। अब अगर हम इसको 1/b स्क्वायर वगैरह लिख करके और v की वैल्यू वापस डालेंगे, क्या होगी? y/x बोलो, y/x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ऐसे ही करने वाले हो, ऐसे तो लिखने वाले हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाद में इसको एडजस्ट कर लोगे, प्रॉपर फॉर्म में लिख दोगे, है ना, और वो लिखना ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ दो चीजें विशेष, पहला होमोजीनियस के लिए पता करना कब होमोजीनियस है कि नहीं, फिर डिवाइड करने के बाद चाहे होल स्क्वायर आ रहा हो या, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तीसरी चीज जब हमने लेट कर ली और दोनों तरफ सेपरेट कर लिया है, अगर दोनों साइड में लॉग में इंटीग्रेशन आ रहा हो, बल्कि अब मैं दोनों साइड भी नहीं कह रहा, कई बार तो ऐसा भी हम कर लेते हैं कि अगर एक साइड भी लॉग आ रहा है, उधर की तरफ सी की तरफ लॉग आ रहा है, तो कांस्टेंट सी में ले लो, ऐसा भी कई बार कर लेते हैं, है ना। मतलब लेफ्ट में नहीं हो भले, राइट में अगर लॉग आ रहा है तब भी हम कई बार लॉग ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड माइनस आ रहा हो तो क्या हुआ, वो तो बनापन हो जाएगा, या माइनस माइनस हटा भी सकते हो फिर तो कैंसिल आराम से, या माइनस से जो मानो डिवाइड कर, अगर मैं यहाँ भी चाहता माइनस से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस होता, माइनस लॉग एक्स इधर ले लिया, प्लस लॉग एक्स हो गया, इक्वल टू में चाहे माइनस लॉग C1 लिखो या प्लस लॉग C1 लिखो, कांस्टेंट पर फर्क कुछ पड़ना नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट है, उससे बनी जैसे ही मर्जी रहे। ध्यान में आ गया ये बात, कोई डाउट यहाँ तक? कांस्टेंट के साथ आप कुछ भी खेलवाड़ कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट सारा क्लब करके भी इकट्ठा लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ध्यान रखोगे तो और इसको अच्छे ढंग से कर पाओगे। ये भी बुक का एग्जाम्पल ही था, उन्होंने कर रखा है ये, आप इसको बुक में और देख लेना। ठीक हो गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? इसके बाद जो एक और टाइप, और मैं इसलिए उस टाइप को कहता हूँ कि वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझनी चाहिए, ये तो हो ही गया है। अब आपका तीसरी टाइप का क्वेश्चन, तीनों में जब कंपेयर करोगे तब आपके ध्यान में आएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है, वरना यही सोचते रह जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर ध्यान करो, किसी भी सूरत में आप y और x को अलग अभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक सबसे बड़ा कारण, 2y को उधर ले जाने पर, 2y को उधर ले गए तब भी माइनस में हो जाएगा, इधर नीचे ला नहीं सकते, है ना। अब 2y चूंकि इनके साथ प्लस हो रही है, जब प्लस हो रही है तो मल्टीप्लाई में dy कभी आ ही नहीं सकता, y के साथ dy कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान क्या रखना, हो सकता है कि ये होमोजीनियस फॉर्म हो सकता है ना, लेकिन उससे भी पहले आप पढ़े हुए हो कि dy अपॉन dx निकालना, पहले सबसे पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में x, ये तो पढ़ा हुआ है। चूंकि एक्स स्क्वायर और y प्लस माइनस में है तो ये वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट नहीं हो रहा है, होमोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस होने के लिए y है तो x चाहिए नीचे, अगर हमने x से डिवाइड करें तब तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया तब भी नहीं है, x नहीं है ना। हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन, तो हम एक काम कर सकते हैं, वाई स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ चूंकि वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वाई अपॉन वाई हट जाएगा तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स भी नहीं हो रहा है और एक्स अपॉन दोनों ही नहीं हो रहे। जब ये दोनों नहीं हो रहे इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है। अब तीसरे टाइप का शुरू होता है, और तीसरा टाइप क्या कहता है वो ध्यान से समझना है। सबसे पहले dy अपॉन dx, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी प्लस माइनस में टर्म नहीं चाहिए। उसके अलावा प्लस py इक्वल टू q, py इक्वल टू q, dy अपॉन dx
प्लस पी वाई इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पहली टर्म में एक्स स्क्वायर होगा तो दूसरी में एक्स या एक्स क्यूब होता है एक्स होता है। dy अपॉन dx अगर है तो इसके साथ y चाहिए, क्या चाहिए y और फिर इक्वल टू में Q। q। हाँ बोलो, अभी क्या करना फिर, dy अपॉन dx प्लस y, मेनली y, और y के साथ जो p लिख रहा है वो x का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, y नहीं आना चाहिए उसमें। x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे कोई भी हो, sec x हो, tan x हो, 1/√x स्क्वायर हो, है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x³ माइनस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ भी हो सकता है, x का फंक्शन चाहिए, y इक्वल टू में q भी x का फंक्शन हो, चाहे वाली केवल 5 लिख रहा है तो वो भी एल्जेब्रिक हो गया, एक प्रकार से एल्जेब्रिक फंक्शन हो लेकिन x का, या कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का मतलब भी x की पावर 0, ध्यान में आ गया, लेकिन y कहीं और नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह ऐसा हो सकता है कि अगर ये dx अपॉन dy हो रहा है तब ये px हो, अब p और q x के अलावा y के फंक्शन, अब x के फंक्शन नहीं है p और q, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, x, इसके साथ x आ गया ना, उसके साथ x मल्टीप्लाई में होना कंपलसरी है, चाहे केवल x ही क्यों ना हो। मान लो क्वेश्चन में होता dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 3, तो ये हमारे लिए इस तरह का क्वेश्चन बन गया, ध्यान में आ गया, क्योंकि y के साथ क्या है फिर 1, p की वैल्यू क्या है 1 और q की वैल्यू 3, इस फॉर्म में बन गया ना। लेकिन अगर dy अपॉन dx है तो एक y जरूरी है और dx अपॉन dy है तो एक बार यहाँ चेक कर। अब इसमें हम क्या करें, पहले इसको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करते हैं तो x माइनस 2y अपॉन, यही होता है ना, x माइनस 2y अपॉन x, 2y अपॉन x लेफ्ट टू राइट ला सकते हैं, राइट टू लेफ्ट ला सकते हैं, है ना, सब क्या हो जाएगा ये dy अपॉन dx प्लस y अपॉन इस प्रकार से मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ जिससे आपके ध्यान में रहे, 2y अपॉन x है ना, इक्वल टू में, अब देखो जरा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, ये इस तरह की फॉर्म होना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, क्या कहलाती है ये, लीनियर डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ये तीसरा टाइप, तो पहले टाइप में डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल, दूसरे में y अपॉन x, तीसरे में ये दोनों जब नहीं होंगे, है ना, तब आप चेक करोगे तो या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में, ध्यान करना है यहाँ dy अपॉन dx के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कुछ लिख रहा है तो उसे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और कम से कम y तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए भाई, x की टर्म में मान लो यहाँ होता x dy अपॉन dx, क्या होता, जैसे ये रहा क्वेश्चन, x dy अपॉन dx था ना, तो x से डिवाइड तो कर सकते हो, डिवाइड करते ही x हट गया यहाँ से, लेकिन अगर y होता तो y तो हटता भी नहीं, क्योंकि y हटता तो 1 अपॉन y में आता, जो आपके लिए होगा ही नहीं। मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई क्या सबको? तो अगर ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन जाए तब उसको कैसे सॉल्व करना वो एक बार समझ लो तो समझ में आ जाएगा कि हमारे पास अगर क्वेश्चन है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, अगर इस फॉर्म में एक टाइप का बता देता हूँ, दूसरी टाइप आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में p और q तो आसानी से पता कर सकते हो, बोलो, आसानी से पता लग जाएगा। जब p और q पता लग जाए उसके बाद एक शब्द याद रखना, IF, क्या, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर से बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, नहीं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx,
e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx p dx। e की पावर, e क्या है? एक्सपोनेंशियल। e क्या है? exponential e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है ना? अब इससे पहले दो तीन चीजें और सीख लो। अगर e की पावर में है log x, तो आपको पता है log x का मतलब log का बेस कितना होगा? वो भी e होगा। कुछ नहीं लिख रहा ना? तो बेस क्या होता है? e और जब e की पावर log e के साथ जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वही वैल्यू हो जाती है। e के पावर log x है तो वो किसके इक्वल होगा? x के। ठीक है ना? यहां तक ठीक है? तो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में IF क्या होगा? IF e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है? 2 upon तो x बाहर निकाल दो 1 upon x dx तो 1 upon x dx और जब ये किया तो e की पावर 2 log x होगा और 2 चूंकि आगे है ऊपर चला जाएगा तब हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर होगा। और ये मैंने बताया था e और log एक साथ आ जाए तब x इक्वल टू में क्या हो गया? x square जरूरी नहीं है सभी में log आ जाएगा। ये इसमें log आ गया है लेकिन log नहीं आया है तो जबरदस्ती log नहीं लिखना है ना। पर अगर log आ जाता है तो आगे की टर्म हटा करके e और log e की पावर log अगर आ गई है तो उसे हटा करके जो फंक्शन है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तौर पर बचेगा। यहां तक कोई डाउट? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। इसके बाद अब आपको समझने में, चूंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए ऐसा लगता है क्वेश्चन कितना बड़ा और बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन दे रखा था, x से डिवाइड किया, ये आ गया, डिवाइड करके ये आ गया। जैसे हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है, होमोजीनियस नहीं हो रहा है, तब हमने इसको डिवाइड करके लीनियर इक्वेशन फॉर्म में ले लिया और लीनियर इक्वेशन फॉर्म में लेते ही p मालूम चल गया और q मालूम चल गया। आपको यहाँ लिखना चाहिए हेयर p इक्वल टू 2 अपॉन x और q इक्वल टू x। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहां तक का काम होते ही आपके, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 2 नंबर यहीं तक हैं, जबकि अभी तक ऐसा कुछ खास काम नहीं करा। इसके बाद क्या करना, चूंकि सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन इज, क्या लिखना है? solution is y इनटू IF। IF यानी integration factor इंटीग्रेटिंग फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करना है? इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस q को किससे इंटू करना है और इंटीग्रेशन कर देना। अब देखो कितना आसान है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? x square इंटीग्रेशन ऑफ q कितना था? x। x है बेटा, q कहाँ है? वो तो फिर अलग बात है ना। IF कितना है? x square इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx करेंगे ना, x क्यूब का इंटीग्रेशन 4 upon 4 और यहाँ है yx square यही है ना। आप चाहें तो इसको प्रॉपर फॉर्म में करने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो जब x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब ये हो जाएगा y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 प्लस c अपॉन x square आंसर। क्या आंसर हो? यहां तक कुछ डाउट लग रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि सर इसमें तो बड़ा कठिन है या बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो बताओ। ये सबसे आसान चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा चैप्टर। या तो पहले वेरिएबल सेपरेबल, पहले नहीं हो रहा तो y अपॉन एक्स फॉर्म लेकर होमोजीनियस फॉर्म, और अगर होमोजीनियस भी नहीं हो रही, कई बार इधर देखने में भी पता लग जाता है। कई बार इसका क्वेश्चन ना
जो लिखा होता है वहाँ से आराम से पता लग जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है या किस टाइप का है। तो जैसे ही वो टाइप पता लगे, है ना, इस तरह का जैसे ही क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस फॉर्म का। और अगर मान लो यही होता dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, तब if होता e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy क्योंकि dy y के रेस्पेक्ट हो रहा है अभी। तब जो सॉल्यूशन होता x इंटू आई एफ, बस इतना ही फर्क पड़ेगा दोनों में। वहां y इंटू आई एफ किया है ना, यहाँ क्या करोगे x into if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx या dy dy क्योंकि y के रेस्पेक्ट और कोई अंतर नहीं है ना। पर इसके बजाय मैं ना y वाला पहले प्रैक्टिस कर लो ठीक से। जहां 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसके कर लिए वहीं आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व करना। किसी को कुछ इसमें होमोजीनियस इक्वेशन हो, कुछ भी ऐसा लगता हो कि हाँ जी ये समझ में नहीं आया या कोई डाउट है अभी तक जो बताया है उसमें, पहले नहीं